गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, हड़प्पा है, मृतकों का टीला है, मेसोपोटामिया है और मिस्र है। आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो रात के 8 बजे ये सेट आता है इस टाइम में ही यूट्यूब में आएँ और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर देखिए। लाइव चैट एक कमेंट है और कमेंट को जब स्क्रॉल करेंगे तो लाइव चैट ऑप्शन आएगा। लाइव चैट में जाइए, अपने आंसर को टाइम के साथ सबमिट कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फास्ट रीडिंग की कैपेसिटी होगी। ठीक है, सिर्फ सेट देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, बौद्ध है, हिंदू है, सिख है और जैन है। आंसर क्या होगा, श्वेतांबर और दिगंबर बेसिकली है क्या, जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और जब जैन धर्म की बात करेंगे तो याद रखिएगा जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। और जो जैन धर्म की जो मीटिंग होती थी उनको संगति कहा जाता था। तो याद रखिएगा प्रथम जैन संगति में ही जो है श्वेतांबर और दिगंबर क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। श्वेतांबर क्या है, श्वेत वस्त्र पहनने वाले लोग हैं, और दिगंबर क्या है, जो नग्न अवस्था में जीवन गुजारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो देखिए बेसिकली ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जो बारदोली सत्याग्रह है ये हुआ कब था, ये हुआ था 1928 में। पहला क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि बारदोली सत्याग्रह में ही जो पटेल साहब थे, वल्लभ भाई पटेल, उनको ये जो सरदार की उपाधि मिली है ये इसी बारदोली सत्याग्रह में मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर, सही होगा। बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख नेता सरदार पटेल हुआ कब था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, पंजाब केसरी, सीमांत गांधी, लाहौर केसरी और बंगाल केसरी। आंसर क्या होगा, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम पे जाना जाता है। और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं, यानी कि भारतीय नहीं है, जिनको कि भारत रत्न मिला था। और कब मिला था, 1987 में मिला था। कब मिला था, 1987 में मिला था। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शंस क्या क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, सर चार्ल्स मेंटकॉफ है, लॉर्ड ऑकलैंड है और लॉर्ड एलनबरो है। आंसर क्या होगा, सर चार्ल्स मेंटकॉफ। इन्होंने जो है प्रेस को, भारतीय प्रेस को मुक्ति दिलाई थी। कब, 1835-36 के आसपास। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद यही आए थे, चार्ल्स मेंटकॉफ। और इनको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, यानी क्रिटिसाइज किया था कि आप जो है इंडिया में जाकर इंडिया के पैसे को बाहर निकाल रहे हैं। यानी सीधा सीधा है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन निकाले थे, किनके द्वारा ये जो थ्योरी दिया गया था। ऑप्शंस में देखेंगे, दादा भाई नौरोजी। और ये आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है किसके द्वारा। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मन्ना डे, मोहम्मद इकबाल और बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ एलपीजी का क्या मतलब है, मैं अक्सर एलपीजी कहता हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, आर्थिकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया। तो इसका कब हुआ था इंडिया में, ये हुआ था 1991 में। और जो मनमोहन सिंह है उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ से वो उनका नाम काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए थे। मतलब चीन के बारे में कह रहा है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को कब खोली थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है आपका, 1978, फिर 1980, 1991 और 1976। आंसर क्या होगा, चीन में जो है आर्थिक संरचना का जो एलपीजी में जो सुधार आया है उसके पॉलिसी में वो आया है 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो देखिए जो क्रीमियम युद्ध है ये अभी रिसेंट में क्या है आपका, जो यूक्रेन और रसिया जो लड़ रहा है उसका जो
इनिशियल स्टेजेस था उसको हम क्रीमियम युद्ध कह रहे हैं। और क्रीमियम युद्ध हुआ किसके इसके बीच में है, तो एक तरफ तो रशिया है, ये आप तैयार रहिए, है ना, और दूसरी तरफ कौन सा है, टर्की होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। रूस और तुर्की के बीच में 1854 से लेकर 1856 के बीच में, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है आपका क्रीमियम युद्ध लड़ा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संघ शक्ति समिति, समितियां हैं, उनको आपको उनमें से कुछ प्रमुख समितियों को बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, ऑप्शंस क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेएल नेहरू थे। कौन थे, जेएल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। याद रखिएगा भारतीय प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कुल एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है, और उसमें टोटल 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका समाजवादी है, एक आपका पंथ निरपेक्ष है, जिसको कहीं कहीं क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, जिसको कहीं कहीं आपका धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। और साथ ही साथ तीसरा वर्ड क्या था, अखंडता था, ठीक है। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में, या इंदिरा गांधी द्वारा जुड़वाया गया, आप ऐसा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था। तो देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये किससे लिया गया है, ऑप्शन में कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो देखिए अंतरिम सभापति का मतलब टेम्पररी, थोड़े दिन के लिए। तो टेम्परेरी के बारे में मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जब पहला बैठक हुआ संविधान सभा का, और सच्चिदानंद सिन्हा को उनके बेस्ड ऑन एज, है ना, सीनियर मोस्ट के आधारित पे उनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया लोकसभा का, लोकसभा नहीं सॉरी भारतीय संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है, यानी रिट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा, जो रिट है, जो फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग अगेंस्ट अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट को जारी करता है, जिसमें कि 5 प्रकार की रिट यानी याचिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शंस क्या क्या है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, आपका सही होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत है, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत है, जब पहला यहाँ हो चुका है तो। एपीजे अब्दुल कलाम पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जी नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपका क्या होगा, सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और आई होप सो आपको पता होगा। ऑप्शन क्या, 4, 5, 6 और 3। 6 वर्ष जो है वो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 जो है वो क्या होता है, 1/3 हर 2 साल में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विषय में सही नहीं है, मतलब गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है तो उनके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है। आपको पता है ये क्या होगा, गलत होगा। गांधीवाद भी राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, देखिए ये भी सही है। अगर ये तीनों सही है तो ये गलत होगा, यानी आंसर ये सही होगा। क्लियर, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, हम लोग न्यायालय में मामला दायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करें तो टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो अगर जान लें तो याद रखिएगा, टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सा उसमें, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, 3 तो हो गया। चौथा क्या, कन्नड़। तो ऑप्शन ए में यहाँ देखिए आपको कन्नड़ नज़र आ रहा होगा,
फिर मलयालम है और उड़ीसा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आपका कन्नड़ है। याद रखिएगा टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है। तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि ऑप्शन देख लीजिए, 24 दिन, 24 घंटा, 28 दिन, 12 घंटा, 1 वर्ष। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन तो बहुत आसान कर दिया है। ये आपका है 28 दिन है क्या चंद्रमा का रोटेशन घूर्णन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ देखिए दर्रा यानी पास के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस क्या है, खैबर दर्रा, मैकमोहन दर्रा, बोलन दर्रा और हो ची मिन मार्ग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए खैबर दर्रा जो है वो आपका पेशावर और काबुल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण। तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या क्या है आप देख लीजिए, ओजोन, भूमंडलीय ताप वृद्धि, पर्जन्यमानों के सांद्रण, अम्ल वर्षा। आंसर क्या होगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि जो है वो हिमखंडों के पिघलने का कारण। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन है बैकाल, विक्टोरिया, मालवी, कीबू। आपको आई होप सो आंसर पता हो। आंसर क्या होगा, बैकाल झील क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए साउथ अमेरिका में अगर बात कर लें हम लोग तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वही दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी भी है। आंसर क्या होगा, आंसर के अकॉर्डिंग वेरी गुड आंसर है आपका अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्या है, क्या कि इग्लू क्या है। ये तो क्वेश्चन 6 क्लास का क्वेश्चन है। इग्लू क्या होता है, जहाँ एस्किमो रहते हैं। और ये क्या है, एक गुंबद आकार का क्या है, बर्फ़ का झोपड़ी कह लीजिए वो होता है। तो गुंबद आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ़ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इग्लू का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। देखिए लगातार सेट में कर्क रेखा आ रहा है, बहुत ध्यान से देखते जाइए। आपका कर्क रेखा किससे नहीं गुजरेगा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरेगा। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है। देखिए एक तो कर्क रेखा पूछ दिया, ये आपका इंटरनेशनल टाइमलाइन पूछ दिया, जो कि 82.5 डिग्री क्या है ईस्ट की ओर ज़्यादा है, आगे है। और टाइम की बात करें तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं प्रधान मेरिडियन से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है। कब की बात कर रहा है, 2016-17 बागवानी कार्यक्रम के तहत सबसे बड़ा फल उत्पादक ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश जो है वो फल उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, 16-17 सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, इसका प्रारंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ था। तो आई होप सो ये आंसर क्या है आपका सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। इसके प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला, सही है। ये केवल चावल के उत्पादन के लिए है, ये आपका क्या है गलत है। इसमें चावल के साथ साथ क्या है, मक्का है, मोटा अनाज भी है और गेहूं भी है ना, खाद्यान्न फसल सब कुछ है इसमें है। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। यानी आपको जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका मेघालय। 2001 से 11, क्योंकि अभी 21 का हुआ नहीं है, होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए डेटा 11 तक ही चल रहा है। 1 से 11 में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इस 10 साल में वो किसका हुआ है, मेघालय का हुआ है। और सबसे कम अगर बोलें तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ऐसे भी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि पूरे भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण अगर किसी राज्य पे पड़ेगी तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। मतलब सीधा सीधा जो नेशनल इनकम है वो उसका साइज़ कम हो रहा है, मतलब नेशनल इनकम कम होता जा रहा है। ऐसा कब होगा, जब हम आयात करेंगे, क्योंकि आयात करेंगे तो हम लोग को पैसा क्या करना होगा, देना होगा। जब पैसा देंगे तो नेशनल इनकम कम होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जब इंपोर्ट करेंगे तो नेशनल इनकम कम होगा। नेक्स्ट है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि राज्य में कर का वसूली कौन करेगा, तो उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन में देख लेते हैं। समहर्ता, सन्निधाता, कार्मातिक और नागरिक। तो आंसर क्या होगा उनके हिसाब से, नागरिक जो है वो करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र क्या है, एक बुक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि गालिब क्या थे। ऑप्शन में है कवि, सूफी संत, चित्रकार, राजा। और हम सभी को पता है कि जो मिर्जा गालिब है वो क्या थे, एक कवि थे। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि मिर्जा गालिब किसके शासनकाल में कवि थे, तो मुगल शासन का जो सबसे लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनको कि 1857 क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था, उनके जो है दरबार में थे गालिब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, नंदा देवी जो यूनेस्को में शामिल है वो किस राज्य में है। ऑप्शंस क्या क्या है, उत्तराखंड है, मेघालय है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और जब बात करेंगे यूनेस्को में, तो यूनेस्को में कब शामिल हुआ है ये, तो यूनेस्को में शामिल हुआ है 1988 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 14 अप्रैल, 1 मई, 1 अगस्त और 10 मई। आंसर क्या होगा, 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा कथक घराना उस नृत्य से के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। मतलब कौन सा कथक का घराना, याद रखिए कथक कहाँ है, नॉर्थ इंडिया का नृत्य शैली है ना, उत्तर भारत का। और पूछ रहा है कौन सा घराना जो है उसके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। आंसर क्या होगा, लखनऊ घराना जो है आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। आंसर क्या होगा, आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कौन सी कोशिका में, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में बात कर रहा है ये। याद रखिएगा सेल वॉल जो होता है वो जनरली हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, पादप में होता है। कहाँ होता है, पादप में होता है सेल वॉल। फंगस में होगा और जीवाणुओं में होगा। आंसर है जंतु में, यानी कि मैमल्स यानी कि एनिमल्स में जो होता है वो सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, तो कहाँ अनुपस्थित होता है, जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि क्या है। तो ऐसा अस्थि जो सॉफ्ट हो, अस्थि का मतलब हड्डी है ना, जो सॉफ्ट हो, मुलायम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि एक डैश संयोजी ऊतक से बना होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है। कैसा टिश्यू होगा, मैंने अभी कहा सॉफ्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, कोमल संयोजी ऊतक से बना होता है कौन, उपास्थि। और जनरली जो हमारे कहाँ कहाँ कान में अगर हड्डियाँ हैं या फिर नाक में है, तो ऐसे सॉफ्ट जो बोन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों के पित्त यानी कि बाइल का उत्पादन किस अंग में होता है। तो बाइल का जो प्रोडक्शन है, पित्त का मतलब बाइल हो गया, BILE। बाइल का जो प्रोडक्शन है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। ऑप्शन में देख लेते हैं, पेट, अमाशय, जिगर। यही जिगर है आपका, यहीं पर क्या होगा आपका, बाइल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है और आई होप सो आपको आता होगा। ऑप्शन से रदरफोर्ड, विलियम हार्वे, C डार्विन, चार्ल्स डार्विन और वाटसन और क्रिक। आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटा हड्डी होगा यहाँ पे, ठीक है, शायद एरर हो गया, हड्डी का नाम बताइए। गले के उदर तलीय ऑप्शंस क्या क्या है, कोकल है, कैसिन है, सेक्रम है और ब्रेस्ट बोन है। ये आपका आंसर सही होगा, ब्रेस्ट बोन होगा गले के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। जेनेटिक के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये बहु इनहेरिटेंस, ठीक है, बहुस्तरीय नहीं होगा, बहुल का मतलब हो गया एक से अधिक, इनहेरिटेंस का मतलब गुण का ट्रांसफर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का क्या कारण है।
तो बेसिकली पोलियो और चेचक दोनों किससे होता है? दोनों ही वायरस से होता है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, विषाणु। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, तो फलों के भीतर होगा तो उसको क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म बोला जाता है जब बीज जो है वो फल के अंदर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हम लोग को, अच्छा डाइट नहीं मिल रहा है, पोषण की कमी से होता है क्वासियोरकर। तो ऑप्शन में पोषण में क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और जनरली ये बच्चों में ही होता है। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट की हो रही है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए भार mg होता है, और mg क्या है? एक्सेलरेशन है, तो ma कर लीजिए। ma इज इक्वल टू f होता है। तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, यही भार का क्या है? आपका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण। स्थिर गति का मतलब होता है कांस्टेंट आपका क्या है? स्पीड है। इसके साथ जब अगर कंटिन्यू कोई वस्तु चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? चर त्वरण कहेंगे। एक समान मंदन तो खैर नहीं होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा। त्रिज्यतः बाहर की ओर त्वरण ये भी नहीं होगा, और एक समान त्वरण ये होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका चर त्वरण कह रहा है, क्योंकि बार बार क्या होता है? दिशा बदल रहा है ना। कांस्टेंट है लेकिन दिशा बदल रहा है। तो वेग क्या होगा? वेग क्या है? आपका सदिश राशि है, दिशा बदला तो त्वरण भी बदलता जाएगा, चाहे कि वेग का है कि चाहे वेग क्या हो, कांस्टेंट ही क्यों ना हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि कोई बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रही हो, यानी कि t इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेकंड, और वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हो, तो v माइनस यू बाई टी। ये और तो पूछ रहा बल का मान क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन में भी एरर है। इस क्वेश्चन में बल नहीं पूछना चाहिए बल्कि त्वरण पूछना चाहिए। a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, और हमारे पास v है, u है और t भी है। क्लियर। v और u अगर हमको मीटर पर सेकंड में अगर निकालना हो तो दोनों को याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18 का 5/18 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को क्या निकालना है? v माइनस यू बाई टी। तो 5 तो आ गया, v माइनस यू, टी क्या है? 100 है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये मात्रक भी गलत दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन में काफ़ी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइप में है। बैंगनी रंग का जब हम लोग प्रकाश दैर्घ्य मतलब तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो आंसर क्या आता है? 3969 एंगस्ट्रम आता है। एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁻10। तो देखिए -10 mm दिया है जो गलत दिया है, मीटर में होता। ठीक है। पिकोमीटर मतलब 10⁻12, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ये भी पिकोमीटर दिया है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आंसर अगर हिट एंड ट्रायल में चलें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए। चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ध्वनि यानी कि साउंड जो होता है वो भी क्या होगा? उसका भी मूवमेंट तेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, जूल, न्यूटन और जूल प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। और आई होप सो आप सभी को ये आता है, नहीं आता है तो याद कर लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होना किसकी वजह से है, या नीला रंग होना किसके कारण से है? ये भी आता होगा। प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं जिसकी वजह से आसमान क्या होता है? नीला नजर आता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो देखिए कैथोड होता है और एनोड होता है। के प्लस आयन का मतलब कुछ होगा, अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा,
अब कह रहा है कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। याद रखिएगा कि प्लस लिखने का मतलब है कि इसमें कुछ आकर जुड़ेगा आपका, ठीक है। जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, तो आकर जुड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें प्लस लिखे क्योंकि इसमें आके कुछ जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण होता है बेसिकली कैथोड का। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का आकर जुड़ना, और ऑक्सीजन का आकर जुड़ना का मतलब कुछ नेगेटिव इसके साथ आकर और मिल रहा है। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तापमान और दबाव की समान परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह क्या है। देखिए बेसिकली मोल है, मोल कॉन्सेप्ट कह लीजिए आप। ये डेफिनेशन है मोल कॉन्सेप्ट का कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, इक्वल रखा जाए, तो सभी गैसों की समान आयतन में यानी कि वॉल्यूम भी सेम रखा जाए, तो अणुओं की संख्या क्या होगी, तो अणुओं की संख्या सेम होती है और उसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी एवोगाड्रो रूल के द्वारा दिया गया है। इवन कि एवोगाड्रो एक नंबर है, एक मोल बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल प्रति मोल कह लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, एक एवोगाड्रो नंबर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए जनरली जैसे द्रव अवस्था में रहता है लोग देखेंगे पारा मार देंगे, जो गलत करेंगे। ऑप्शन में आपको कह रहा है अधातु, और पारा क्या है, एक धातु है, तो पारा तो नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। क्लियर। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है। अच्छा, परमाणु संख्या 16 का मतलब इलेक्ट्रॉन 16 होगा और प्रोटॉन भी 16 होगा, और आपको कह रहा है क्या, वेट जो है 32 है, तो 32 है तो 16 से प्रोटॉन और प्लस जो है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है वेट। तो आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 32 में से 16 घटा दीजिए, आंसर क्या होगा 16। यही आपका क्या है, आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित इसमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, आपसे पूछ रहा है। आर्गन, हाइड्रोजन और नियॉन, ये सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा, आर्गन, हीलियम और नियॉन ये क्या है आपका अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन जो है वो आपका अक्रिय गैस नहीं है, पहला नंबर है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखेंगे। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहते हैं इसको, ठीक है। इसको आप बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Hc2O2F2 की आकृति होगी। ऑप्शंस के में देख लेते हैं क्या लिखा है, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और सीसॉ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है आपका इसका फॉर्मूला, मतलब फिगर, आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है। आपको पता है कि पेड़ में जो जल है उसके रूट से होते हुए ऊपर तक जाता है, उसका विशेष यानी कि मेन कारण क्या है। मेन कारण देख लेते हैं, परासरण, अंतःशोषण, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन जिसको कहते हैं, ये मेन रीज़न है, ऊपर तक जाना है ना। ऊपर तक जाने के बाद ये क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, वैसा चेंजेस जो कि रिवर्सेबल ना हो, जिसको हम दोबारा दोहरा ना सकें। तो कह रहा है यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही गलत है, आंसर ए सही होगा। उत्क्रमणीय का मतलब बोथ साइडेड है, मतलब कि एक बार गया फिर हम उसको रिवर्स कर सकें, ठीक है। यहाँ शुद्ध हिंदी दिया है इसलिए थोड़ा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सेबल। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही बात है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही बात है। और नया उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी सही है। जैसे केमिकल रिएक्शन आता है तो सबसे पहले हम दूध का दही बनना समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोरेंडम क्या है। तो कार्बोरेंडम क्या है, ऑप्शंस में देख लेते हैं।
बोरॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और जिंक कार्बाइड। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? कोरेंडम कहते हैं, कार्बोरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपसे पूछ रहा है। तो फर्मेंटेशन में बाहर क्या आएगा? 2 सेट पहले का ये क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन होने पर क्या होता है? आपको हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की विधि है। क्या? अत्यधिक किण्वन। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तिलहन, दूध, दूध तो वाइट हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा सब्जी से, और मछली। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, नीला का मतलब हो गया आपका ब्लू, ब्लू कलर का वाटर होता है, वाटर में क्या होगी? मछली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध को ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी ज्ञान कहाँ मिला था? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बोध गया दिख रहा होगा आपको, और बोध गया बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो देखिए, चाय बागान कहाँ होगा? ऑप्शंस में पूछ रहा है। ठाकुरगंज, सुपौल, उपयुक्त में से कोई नहीं, बहादुरगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ठाकुरगंज में पहली बार बिहार में चाय बागानों का स्थापना हुआ था। क्लियर? ये किशनगंज जिला के आसपास है, किशनगंज जिला में है बल्कि ठाकुरगंज, जो कि दार्जिलिंग से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आंसर क्या होगा? ठाकुरगंज, जिला क्या होगा? किशनगंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने वाला है? तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, रीवा और सांची। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सांची जो शहर है वो आपका एमपी का पहला सौर शहर बनने वाला है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल। इस पे फोकस कीजिए आप। एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? प्रजाति का क्या नाम है? पिसोडोनोफिस कलिंगा। अब जैसे कलिंगा आ गया तो मेरे दिमाग में खटकने लगा, क्या कलिंग किसको कहते थे पुराने ज़माने में? उड़ीसा को कहते थे। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा है, और आंसर भी यही होगा, उड़ीसा होगा। और ये ईल है जिसकी नई प्रजाति खोजी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पीसी महालनोबिस, जॉन डब्ल्यू मिलर, गाडगिल योजना और हेराल्ड डोमर। तो याद रखिएगा, पहला जो था वो आपका क्या था? हेराल्ड डोमर पे आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1951 से लेकर 1956 तक, 5 साल ये वाला। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हुआ कब था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1999 में, 1919 में हुआ था, APR। और ये हुआ क्यों था? ये हुआ था बेसिकली रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसमें? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 72 का। 72 का ऑप्शन क्या क्या है आपका? भारतीय रक्षा अधिनियम, रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की गणतांत्रिक यानी कि रिपब्लिक होने का क्या कारण है? तो बेसिकली रिपब्लिक होने का कारण है कि यहाँ पे नीचे से लेकर सुप्रीम तक, टॉप तक जो है सभी का क्या होता है? इलेक्शंस होता है। तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। एक तो ये भी होगा, और ऑप्शन नंबर बी भी मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारत क्या है? रिपब्लिक है। तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, और मेरे हिसाब से ये वंशानुगत वाला भी होना चाहिए। इनमें से कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। तो आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या दे रहा है आपका? आंसर डी दे रहा है, इनमें से निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। बाकी व्यस्क मताधिकार वगैरह सब में होता है, रिपब्लिक नहीं, उसके लिए डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन कीजिए। तो देखिए आपका क्या ILO है? वॉशिंगटन है, गलत है। ILO कहाँ होता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर हम बात करें IMF, तो IMF होगा कहाँ? वॉशिंगटन DC में होगा। कहाँ होगा? वॉशिंगटन DC में होगा। फिर आपका यूनेस्को, तो यूनेस्को भी आपका क्या है? जेनेवा में नहीं है। कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, कहाँ है? पेरिस में है। और ये आपका लिखा हुआ है क्या? UNIDO। ठीक है,
UNIDO, ये आपका कहाँ है? ये आपका वियतनाम है और ये क्या है आपका? सही है। और बेसिकली ये होता किसके लिए है? तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका कहाँ है? वियतनाम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था? यानी सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, इसी क्वेश्चन में एक आंसर दिया हुआ है कि सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बटा। और अब पूछ रहा है कि सूरत अधिवेशन हुआ कब था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1916 नहीं है, 1909 नहीं है, 1919 नहीं है, 1907 आंसर होगा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष इसकी स्थापना, ये प्रेसिडेंट बने थे। और हुआ कहाँ का? राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था। कब जाकर मिले थे ये? तो 1916 में मिले थे, होम रूल लीग मोमेंट के टाइम में, मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल तीनों। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह छोड़ा गया है। ऑप्शन है मौसमी, पिको, संचार और नैनो। तो आंसर क्या होगा? संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-12 कैसा उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? गुजरात में कौन कौन सा है? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा। आंसर क्या होगा? गुजरात में है आपका धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। देखिए, आज जो आपका नल जल योजना है ना, ये कांग्रेस के टाइम में 2002 में भी स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस क्या क्या देखिए, जल के बारे में बोल रहा है तो अंत्योदय योजना नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, अन्नपूर्णा नहीं होगा। स्वजल धारा योजना, जिसमें कि टारगेट रखा गया था, 2002 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पेयजल आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन क्या है? तो याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या करा? 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का भाषा नहीं है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फोर्ट्रॉन क्या है? पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर का दौड़ किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? सोने मिलर उइबो ने। किसने? सोने मिलर उइबो ने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। किससे रिलेटेड कारीगर को? हस्तशिल्प, चमड़ा, हथकरघा और रत्न और आभूषण। आंसर क्या होगा? हस्तशिल्प वाले जो कारीगर होते हैं उनको जो है क्या मिला? मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम के तहत सहयोग दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तिका का नाम बताइए। पद्म विभूषण याद रखिएगा, भारत रत्न पहला सिविल अवार्ड है, नागरिक सम्मान कह लीजिए। दूसरा जो है वो क्या है आपका? पद्म विभूषण है। और पूछ रहा है प्रथम महिला भारतनाट्यम से नर्तकी जो रिलेटेड थी वो। ऑप्शन में है हेमा मालिनी, बैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। तो आई होप सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनल मानसिंह पहली भारतीय नर्तकी हैं जो भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, जिनको कि पद्म विभूषण मिला गया, सेकंड सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कह लेते हैं। नेक्स्ट है, शीतल पेय में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो आंसर क्या होगा? कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है सनसनाहट पैदा करने के लिए। किसमें? शीतल पेय में, है ना, कार्बोनेटेड वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है? वर्ण का मतलब कलर वाला, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के अंगों तक ले जाता है। ऑप्शंस क्या क्या? प्लेटलेट, लसिका, आरबीसी, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वो तत्व है या वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंग में ले जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर याद रखिएगा, इंसुलेटर कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और एक बार नहीं यहाँ, एक बार नहीं यहाँ, मतलब पॉजिटिव आपसे पूछ रहा है कि किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ऑप्शंस में रबड़, मानव शरीर, हीरा और कांच। आंसर क्या होगा? मानव शरीर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, यानी मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपके आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन था।
आई होप सो आपको सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।